इंडीज का पहला वनडे मैच तो खेला जा चुका है, जिसको वेस्ट इंडीज की टीम ने काफी आसानी से जीत भी लिया 8 विकेट के बड़े डिफरेंस से। बेसिकली वहां पर डकवर्थ लुईस नियम लगा तो रनों के हिसाब से जीता इन्होंने। लेकिन इंग्लैंड ने उस वनडे मैच में दिखाया कि इनकी बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा वल्नरेबल दिखाई पड़ी, जहां पर बैटिंग में बैटर्स जो इनके थे भी, चाहे टॉप ऑर्डर के रहे और चाहे बाद में मिडिल ऑर्डर के आए, लिविंगस्टन को छोड़ करके कोई खास अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़ा नहीं। वहीं पर वेस्ट इंडीज की बॉलिंग वो तो आग उगल रही थी, एक ऐसी पिच पर भी जहां पर घास नाम की कोई चीज नहीं थी, पूरी तरह से फ्लैट ट्रैक था। बस थोड़ा सा उनको मदद मिला मौसम का, शुरुआत में थोड़ी सी कंडीशंस क्लाउडी थी, हालांकि वो चीज सेकंड इनिंग के अंदर थी, जिसका यहां पर इंग्लैंड के बॉलर्स को कुछ खास फायदा मिला नहीं। और आज का मैदान भी वही रहेगा, नॉर्थ साउंड एंटीगुआ का सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, जहां पर पहला वनडे मैच खेला गया था। आज का ये दूसरा वनडे मैच जो 2 नवंबर को शाम को 7 बजे से भारत के समय के हिसाब से खेला जाएगा। लेकिन यहां पर एक अंतर आएगा कि इसी ग्राउंड पर जहां पर पहला वनडे मैच भी खेला गया था वो तो डे नाइट मैच था, आज का दिन का यह मैच होगा। और पूरी उम्मीद है कि पिच भी जो होगी वो सिमिलर रहेगी जो कि पहले वनडे मैच में यूज की गई थी। लेकिन अगर फ्रेश पिच हुई तब तो कोई भी टीम, चूंकि आज के इस मैच में भी जो वेदर फोरकास्ट है वो कंडीशंस क्लाउडी बताया जा रहा है, बारिश भी हो सकती है, तो कोई टीम फील्डिंग भी करने जा सकती है। लेकिन अगर सिमिलर सेम पिच यूज हुई तब डेफिनेटली कोई भी टीम पहले बैटिंग ही करना प्रेफर करेगी। बाकी पिच जो थी वो बैटिंग के लिए काफी बेहतर थी, थोड़ी बहुत स्लोनेस वहां पर आ जरूर रही थी गेंद की पुरानी होने के साथ, लेकिन उसका फायदा ज्यादा बेहतर तरीके से उठाया वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने, जहां पर उन्होंने पहले टॉस जीता कल के मैच में और इंग्लैंड की टीम को पहले बैटिंग के लिए बुलाया। 209 रन केवल इंग्लैंड की टीम बना पाई और ऑल आउट हो गई, जहां पर 6 विकेट पेस और 4 विकेट स्पिनर्स जो कि गुदाकेश मोती ने लिए सारे के सारे। और पहले 10 ओवर में इनके 46 के स्कोर पर 1 विकेट गिरा था। वहीं पर वेस्ट इंडीज की टीम ने शुरुआत भी शानदार करी और उसके बाद 157 रन बना लिए थे 2 विकेट पर। और बारिश की वजह से जो डकवर्थ लुईस के हिसाब से उनको एक रिवाइज टोटल मिला था उसको चेस करते उन्होंने उस मैच को जीत लिया। ये मैच डे नाइट था जैसा कि आपको मैंने बताया, लेकिन आज का यह मैच दिन का होगा। और उसी की वजह से अगर बात करूं तो कोई भी टीम सेकंड इनिंग में शायद बैटिंग करना प्रेफर ना करे, खास करके अगर सेम पिच हुई तो। वरना फ्रेश पिच होगी तो कंडीशंस ऐसी हैं, क्लाउडी होने वाली हैं, कि कोई भी टीम पहले फील्डिंग करना ही प्रेफर करेगी। और वैसे भी ये जो मैदान है वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों को ज्यादातर यहां पर मदद करता है जीतने के मामले में। पिछले 5 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है, जिनका स्कोर कार्ड आपके सामने है। और इसमें स्पिन को 30 और पेस को 32 विकेटें मिली हैं। और फॉल ऑफ विकेट्स अगर आप देखें तो जो टोटल 62 विकेटें पिछले 5 मैचेस में तेज गेंदबाजों स्पिनर्स को मिलाकर के मिली हैं, उसमें से पहली इनिंग में ही 40 विकेटें और सेकंड इनिंग में अगर आप अलग से देखें तो केवल 22 विकेटें आई हैं। तो इस अभी तक के हुए मैचेस के बेसिस पर पिच रिपोर्ट को समझने के बाद एक बात तो क्लियर है, जो आपको मैं कह रहा था कि फ्रेश पिच या यूज्ड पिच, उसका अपडेट लेना जरूरी होगा। वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा और उस पिच रिपोर्ट के साथ साथ अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। और ध्यान रखिए, जैसा हमने पहले मैच में शानदार वन साइडेड विनिंग दर्ज की थी 100 150 पॉइंट से, वही करने की कोशिश करेंगे। तो जाकर के ज्वाइन जल्दी से हो जाइए टेलीग्राम के चैनल पर। नीचे आपको यहाँ पर एक ज्वाइन बटन दिखाई पड़ेगा, उसको क्लिक करके। लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए आपको जो लिंक दिया हुआ है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम के चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच करके दोनों चैनलों को ज्वाइन हो जाइए और एक्टिव रहिए सारे फर्दर अपडेट्स के लिए। फिलहाल आपके सामने है यहाँ पर प्लेइंग 11, जो पॉसिबली वेस्ट इंडीज की टीम का हो सकता है आज के इस मैच में, जो पहले मैच में भी रहा, जहां पर इन्होंने 5 ही बॉलर यूज किए, रोस्टन चेज, गुदाकेश मोती, मैथ्यू फोर्ड, जेडन सील्स और अल्जारी जोसेफ, जिसमें ये तीनों तो तेज गेंदबाज रहे। गुदाकेश मोती ने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग की, रोस्टन चेज ने ऑफ स्पिन बॉलिंग की। बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, जहां पर बेंच और पावर प्ले और डेथ ओवर के बॉलर्स जो हैं उनके नाम भी आपके सामने आपको दिखाई पड़ेंगे। और इसी में आपको ये भी बता दूं कि जो कमजोरी रही है, जो अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज के बैटर्स की वनडे क्रिकेट के अंदर खास करके, तो ब्रेंडन किंग एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगभग सभी तरीके की बॉलिंग बहुत अच्छी खेल लेते हैं, लेकिन जो वीकनेस इनकी रही है वो आपको मैं सीधे सीधे बताऊं तो वो रही है इनकी लेग स्पिन के खिलाफ। सिमिलर चीज आपको एमिल लेविस का भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये अगर हम बात करें तो साथ ही साथ लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग, जो कि सामने की टीम में ऑप्शन जरूर मौजूद है, चाहे वो सैम करन हो, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा पेस ऐड हो जाए रीस टोपली का तो जरूर वो इनको परेशान करता है। तो वीकनेसेस जो इन बैटर्स की है टॉप ऑर्डर से, किसी कार्टी जनरली अभी थोड़ा सा नया करियर है तो वहां से आप इनका कोई खास अंदाजा लगा नहीं सकते। पेस और स्पिन बेहतर खेल जाते हैं, लेकिन साई होप को भी रिसेंट टाइम में देखने को मिला है कि लेग स्पिन वो काफी परेशान इनको करता रहा है। तो इनके जो टॉप के 4 बैटर्स हैं लेग स्पिनर्स पर खास करके, उसमें से 3 खिलाड़ी वो काफी ज्यादा अगर हम बात करें तो परेशान होते रहे हैं रिसेंट टाइम में, जो देखने को मिला है वनडे क्रिकेट के अंदर। और सामने की टीम में ऐसा कौन सा ऑप्शन है उसको तो देखेंगे, लेकिन इस टीम में कैसी बॉलिंग है उसको जरूर देख करके रखिए, क्योंकि सामने की टीम के बैटर्स के भी वीकनेसेस उसको जब हम चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बॉलर ज्यादा बेहतर ऑप्शन आज के इस मैच में एक बार फिर से रहेगा। और उसी हिसाब से हमारे कप्तान और वाइस कप्तान भी रहेंगे, क्योंकि अगर आप इस टीम को देखें इंग्लैंड के, जहां पर लिविंगस्टन और आदिल रशीद के साथ साथ जोफ्रा आर्चर और
और जॉन टर्नर 4 ऐसे नाम हैं। और इवन यहाँ पर देखेंगे तो सैम करन भी हैं, जेकब बीथल भी हैं। ये 6 बॉलिंग ऑप्शन इनके पास है जनरली जो बॉलिंग करेंगे। हालांकि डैन मॉजली भी ऑफ स्पिन कर लेते हैं, विल जैक्स भी ऑफ स्पिन कर लेते हैं, लेकिन पहले मैच में इन्होंने किया नहीं। जेकब बीथल से तो केवल एक ही ओवर कराने का चांस मिला। लिविंगस्टन जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, लग रहा था कि अगर पूरे 50 ओवर का गेम होता तो पूरे 10 ओवर कर जाते। सिमिलर चीज आपको आदिल रशीद और जोफ्रा आर्चर के साथ भी दिखाई पड़ेगी और जॉन टर्नर के साथ भी। लेकिन जैसा कि आपको मैंने पिछले टीम की बैटिंग के बैटर्स का वीकनेस से समझाई, तो लेग स्पिन जो कि डेफिनेटली आदिल रशीद को और लिविंगस्टन को गेम में लेकर के आती है। और लिविंगस्टन एक लेग स्पिनर होने के साथ साथ ऑफ स्पिन बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं और सामने की टीम में लेफ्ट हैंडर्स तो हैं ही, तो इनकी यूटिलिटी वैसे भी शानदार हो जाती है और बैटिंग में भी अच्छे फॉर्म में है। और 48 की शानदार पारी भी पिछले मैच में खेली, तो बेस्ट कप्तान है बस कप्तान के ऑप्शन तो बन जाते हैं। बाकी इनके दोनों लेग स्पिनर्स तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, लेकिन अगर आज के इस मैच में मैं कहूंगा रीस टोपली अगर खेलते तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन ये भी रहेंगे। और सिमिलरली इस टीम की बैटिंग को अगर आप देखेंगे तो फिलिप साल्ट एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इस तरीके की बॉलिंग पर थोड़ी सी दिक्कत में आते हैं। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन जो बॉलिंग होती है, विल जैक्स को अगर आप देखें तो जनरली वनडे क्रिकेट के अंदर ये स्पिन पेस दोनों काफी बेहतर खेल जाते हैं, लेकिन इनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत ऑफ स्पिन पर आती है। सिमिलर चीज जॉर्डन कॉक्स की बात करें तो इनको भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बाकी जो खिलाड़ी हैं उसमें लिविंगस्टन, ये खुद लेग स्पिनर है, खुद लेग स्पिन पर दिक्कतों में आते हैं। और इनके जो लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं जैसे जेकब बीथल, अभी तक 4 वनडे मैचेस में अगर हम बात करें तो 3 बार ये ऑफ स्पिन पर आउट हो चुके हैं। तो ऑफ स्पिन इनकी एक कमजोरी है, ये चीज आपको समझ करके चलनी है। और सामने की टीम में ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का दोनों ऑप्शन जो बेस्ट है वो तो मौजूद है। और इसी वजह से रोस्टन चेज, जिनको लोगों ने आज के इस मैच पे टीम में पिक नहीं किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी टीम बनाने जाएंगे तो देखेंगे कि आज के इस मैच में वेस्ट इंडीज की तरफ से एविन लेविस, साथ ही साथ गुदाकेस मोदी और अल्जारी जोसेफ, ये 3 ऐसे नाम है जो लगभग सभी की टीम में है। लेकिन लोगों के दिमाग में रोस्टन चेज और मैथ्यू फोर्ड को लेकर के अच्छा खासा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ पड़ा है। आधे लोग इनके साथ तो आधे लोग इनके साथ जाएंगे। और वहीं पर ब्रेंडन किंग और विकेट कीपर साई होप, इनके बीच में अच्छा खासा कंफ्यूजन है कि आधे लोग इनके साथ तो आधे लोग इनके साथ जाएंगे। जबकि ब्रेंडन किंग, जिन्होंने पिछले मैच में 30 रन की एक अच्छी पारी खेली, लेकिन इसके लिए उन्होंने 50 से ज्यादा गेंदें खेली, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और उसके पहले भी अगर आप लगातार देखें तो 16, 16, 14, 23, 5, 63, श्रीलंका के दौरे पर भी ये तीनों इनिंग जो वनडे की इनकी आई थी बहुत अच्छी रही नहीं थी। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि सेकंड इनिंग की अगर बैटिंग आज के इस मैच में एक बार फिर से होती है, जनरली इनका करियर अगर आप देखें तो वनडे करियर के अंदर पहली इनिंग में केवल 21 का एवरेज है, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर वहीं पर एवरेज हो जाता है इनका 38 का। तो वहां पर ज्यादा कंफर्टेबल ये रहते हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग में। तो वहां पर अगर आज की इस मैच में एक बार फिर से बैटिंग आती है तो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। जबकि एविन लेविस तो जबरदस्त फॉर्म में है और इनको हमने लिया भी था पिछले मैच पर, सिलेक्शन इनका बहुत कम था, शानदार विनिंग भी हम कर गए। और इसके बाद कीसी कार्टी भी बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़े हैं, जो भी इनको मौके मिले हैं रिसेंट टाइम में। जबकि साई होप 6 रन बना के नाबाद रहे इसके पहले, जैसा कि आपको मैंने कहा था कि लेग स्पिन के खिलाफ रिसेंटली बहुत आउट होते रहे हैं और वही इनके परेशानी रही है जो सामने की टीम में ऑप्शंस तो हैं। तो जनरली अगर आप देखें आज के इस मैच में पहली इनिंग की बैटिंग है तो साई होप को ट्राई करिए, सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो ब्रेंडन किंग को ट्राई करिए और एविन लेविस, ये तो एक इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे ही जो कि सभी के टीम में आज के इस मैच में रहेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से सजेस्ट करूंगा कि अगर सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो ही इनको पिक करिएगा, वरना पहली इनिंग की बैटिंग में जैसी कंडीशंस दिखाई पड़ रही हैं, जो उम्मीद है कि कंडीशंस क्लाउडी होंगी, वहां पर मैं इनको लेकर के नहीं जाने वाला। वहां पर आप तब लेकर के जाइएगा कीसी कार्टी को या जो भी नंबर 4 पर खेले। बाई चांस सिमरन हेटमायर आ जाते हैं या शेरफान रदरफोर्ड को अगर दिखाई पड़ा ऐसा, क्योंकि शेरफान रदरफोर्ड रिसेंटली बहुत अच्छे बैटिंग फॉर्म में रहे हैं, तो कीसी कार्टी की जहां पर ज्यादा सेफ अगर आप जाना चाहें तो शेरफान के साथ भी जा सकते हैं। बाकी रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, गुदाकेस मोदी और अल्जारी जोसेफ, ये 4 ऐसे नाम हैं जिनको कंडीशंस कुछ भी कहें, सिलेक्शन कितना भी इनका हो, इनको आपको मिस नहीं करना है। बाकी रिसेंटली जो इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, जिसमें जेडन सील्स ने भी पिछले मैच में 2 विकेट लिया, अल्जारी जोसेफ ने भी 2 विकेट लिया, 4 विकेट गुदाकेस मोती ने भी लिया, मैथ्यू फोर्ड ने भी 2 विकेट लिया और उसके पहले भी इनका फॉर्म यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो ठीक ठाक सा रहा है। लेकिन जो बेंच है इनका, उसमें से रोमारियो सेफर्ड, समार जोसेफ, 2 ऐसे नाम हैं जो अगर बाई चांस खेलते हैं तो ट्राई इसमें से समार जोसेफ को किया जा सकता है। चांसेस थोड़े से कम दिखाई पड़ते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम कुछ चेंजेस करेगी, लेकिन इसमें एक ट्रम्प सिमरन हेटमायर जरूर रहेंगे जो रिसेंटली ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं। वनडे क्रिकेट में इनको दोबारा मौका मिल रहा है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर मुझे लगता है वही नंबर 5, 6 या 7 ही रहेगा। तो उस हिसाब से शेरफान रदरफोर्ड को मैं ज्यादा प्रेफरेंस यहां पर दूंगा, जो कि जबरदस्त फॉर्म में रहे थे श्रीलंका दौरे पर भी और स्पिन ये अच्छी खेल भी जाते हैं। तो इस हिसाब से आज के इस मैच में आपको प्लेयर्स रोटेट करने हैं यहाँ पर वेस्ट इंडीज की तरफ से। बाकी आगे बढ़ते हुए अगर आप देखें इनके हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए ब्रेंडन किंग 4 मैच में केवल 83 रन है, एविन लेविस के 8 में जो
125 रन है, 176 का हाईएस्ट स्कोर है। हालांकि ये एक 176 की ये वाली पारी और पिछले मैच के 94 रन की पारी को अगर आप निकाल दें तो ज्यादा रन बनते हैं नहीं। तो कंसिस्टेंसी को लेकर के इनका इश्यू रहा है। और जनरली मैं कहता भी हूं, आज के इस मैच में भी कहूंगा कि सेकंड इनिंग की बैटिंग में मैं ट्राई करूंगा, पहली इनिंग की बैटिंग में ट्राई करूंगा नहीं। वो चीजें तो आपको मैं पीछे बता चुका हूं। बाकी केसी कार्टी के भी 4 मैच 85 रन है, साई होप के आंकड़े खतरनाक हैं, सिमरन हेटमायर भी बहुत ही शानदार खेले हैं इस टीम के खिलाफ हमेशा से, खास करके पहली इनिंग की बैटिंग में जहां पर 54 का एवरेज है, सेकंड इनिंग की बैटिंग में एवरेज थोड़ा सा खराब है। और वहीं पर पहली इनिंग में ही शेरफान रफोर्ड भी एक ही मैच खेला है, पहली इनिंग की बैटिंग करते हुए वहां पर 63 रन बनाए थे, सेकंड इनिंग की बैटिंग में नहीं चले हैं। रोस्टन जेस का पहला ही मैच था पिछला वाला जो चले नहीं है, विकेट इनको मिला नहीं। मैथ्यू फोर्ड के 2 मैच में 5 विकेट हो चुके हैं, 4 में 8 विकेट गुदा केस मोती के हैं, 7 में 15 विकेट एल्जारी जोसेफ के हैं। पहले ही मैच में 2 विकेट ले गए यहाँ पर जेडन सील्स, और 3 मैच में 5 विकेट भी ले चुके हैं, 108 रन भी बना चुके हैं रोमारियो सेफर्ड। तो आंकड़े तो जबरदस्त हैं। और अभी तक के आंकड़े देख करके समझ में आ रहा है, चाहे वो हेड टू हेड के थे, चाहे रिसेंट फॉर्म जो पिछला आपने देखा, और चाहे पहले मैच में जैसी परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स ने की, इवन अगर आप वेन्यू का भी आंकड़ा लेकर के आए जिसमें आज के इस मैच में जहां पर मैच होगा एंटीगा के मैदान पर, तो ब्रेंडन किंग के नंबर्स यहां पर भी ठीक ठाक हैं। यहां पर आंकड़े एमी लेविस के शानदार हैं, किसी काटे थोड़े से यहां पर रहे हैं, 3 ही मैच खेला है, 35 ही रन है, लेकिन पिछले मैच में 19 रन बना के नाबाद रहे थे। तो आंकड़े देखें तो पहले दोनों के तो बहुत ही अच्छे हैं। साई होप के, सिमरन हेटमायर के नंबर्स भी थोड़े से कमजोर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन शेरफान रफोर्ड भी यहाँ पर शानदार दिखाई पड़ते हैं। नंबर्स यहाँ पर रोस्टन जिसके खराब है, स्टिल जैसी ये पिच मिलने वाली है उसके हिसाब से तो जबरदस्त ऑप्शन रहेंगे, खास करके सेकंड इनिंग के बॉलिंग में ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी मैथ्यू फोर्ड हो गए, इनके जो बॉलर है बेसिकली, चाहे फोर्ड हो गए, मोती, अल्जारी जोसेफ या जेडन सील्स, इन तीनों ने तो पिछले मैच में शानदार बॉलिंग की, ऑलरेडी यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो जैसे हमने नंबर्स अभी तक देखे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की, साफ दिखाई पड़ता है कि वेस्ट इंडीज की टीम काफी डोमिनेटिंग फैक्टर करके आती है आज के इस मैच में भी, और काफी हद तक एक विनिंग कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ते हैं इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन उसको हम डिसाइड कब करेंगे, पहले इंग्लैंड के प्लेयर्स के बारे में भी एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने एक फेवरेट टीम चूज करेंगे, उसके हिसाब से अपनी टीम बनाने का प्रेफरेंस हम लेकर के चलेंगे। और उसमें इंग्लिश टीम की तरफ से अगर आप देखें तो फिलिप साल्ट, विल जैक्स, इसके बाद लियाम लिविंगस्टन, सैम करन, और इसके बाद आदिल रशीद, ऐसे 5 ऑप्शन रहेंगे जो सभी की टीम में हैं प्रॉपर। कोई ज्यादा कंफ्यूजन इस टीम की तरफ से लोगों के दिमाग में है नहीं। लेकिन जेकब बीथल, जिनको हमने पहले मैच में भी अपनी टीम में रखा और 27 रन की पारी भी इन्होंने खेली थी, एक ही ओवर किया था जो कि ज्यादा टाइम बचा नहीं था बॉलिंग करने को, लेकिन ये एक बेहतरीन ट्रम्प रहेंगे। मैं तो इनको पक्का लेकर के जाने वाला हूं आज के इस मैच में। इवन मैं इनको विल जैक्स के ऊपर भी प्रेफरेंस दे दूंगा। जॉर्डन कॉक्स जो कुछ खास कर नहीं पाए, इसके अलावा फिलिप साल्ट और इनके जो दोनों ओपनर्स थे बेसिकली बहुत अच्छे टच में दिखाई नहीं पड़े। विल जैक्स को लेकर के एक इश्यू ये रहता है कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अचानक से फॉर्म में आएंगे और 80-90 रन बना के दे देंगे, तो इनको लेकर के एक रिस्क रहता है। अगर आप इनको लेकर के नहीं जाएंगे तो वन साइडेड हार सकते हैं। फिलिप साल्ट जरूर एक ऐसे प्लेयर है जो बहुत अच्छे टच में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़े, और इनको लेकर के उतना रिस्क है भी नहीं। जो रिस्क बनेगा भी आप फिलिप साल्ट के जहां पर जेकब बीथल को ले जाकर के अपने टीम को उसको काफी हद तक एलिमिनेट कर सकते हैं उस रिस्क को। तो मेरे हिसाब से फिलिप साल्ट को तो आप इग्नोर कर सकते हैं, खास करके पहली इनिंग की बैटिंग में। विल जैक्स के साथ आप जेकब बीथल को बना के रख सकते हैं। नंबर्स तो बहुत अच्छे नहीं रहे पहले मैच में, लेकिन लिविंगस्टन ने शानदार परफॉर्मेंस दिया, सैम करन ने अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग में उतना कुछ खास कर नहीं पाए। इसके अलावा अगर आप देखें तो आदिल रशीद ने भी 15 रन बनाए, 1 विकेट लिया। जोफ्रा आर्चर और जॉन टर्नर में से जोफ्रा आर्चर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, विकेट नहीं मिला। और आज के इस मैच में भी अगर आप देखेंगे तो आर्चर को लोग थोड़ा इग्नोर ही करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जैसा कि आपने भी पीछे देखा भी था, वीकनेस है लेग स्पिन अगर बात करें वेस्ट इंडीज की बैटर्स की, और साथ ही साथ लिविंगस्टन, इन तीनों को तो आप मिस कर नहीं सकते। और यूटिलिटी हिसाब से बैटिंग और बॉलिंग में सैम करन की जो एक आती है इंपॉर्टेंस, उसको देखते हुए आप इनको भी मिस नहीं कर सकते। जेकब बीथल को मैं जरूर ट्राई करूंगा, और विल जैक्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं आज के इस मैच में। हालांकि आज भी विल जैक्स को लोग लेकर के जाने ही वाले हैं, तो बिल्कुल अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो बीथल की जगह पर फिलिप साल्ट को लेकर के जाइए। फिलहाल मैं तो बीथल को प्रेफरेंस दूंगा उनकी बॉलिंग की वजह से, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कुछ बैटर्स जो हैं वेस्ट इंडीज के बैटर्स जनरली बाहर निकलती स्लो गेंदों पर दिक्कत में आते हैं, और इसी वजह से जेकब बीथल एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाते हैं। तो ये 5 एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। उसमें अगर आप रीस टोपली को खेलते देख लें, या अगर आप देख लें यहाँ पर रेहान अहमद को खेलते हुए, तो ये भी इंपॉर्टेंस अपनी लेकर के जाते हैं। फॉर्म तो आप उनका देख ही सकते हैं, और अभी तक ये जो रिसेंट फॉर्म के आंकड़े आपने देखे, उससे ये तो समझ में आता है कि ये टीम कंसिस्टेंट नहीं है। बैटिंग इनकी, और पिछले मैच में तो 4 लोगों ने डेब्यू ही कर दिया था, तो अनुभव की भी कमी है। और इसी हिसाब से अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े भी देखने जाए
जाएं तो फिलिप साल्ट के 4 मैच में 88 रन है, 20-22 का एवरेज है। और इसके अलावा विल जैक्स के नंबर्स काफी शानदार हैं, पिछले मैच में भले नहीं चले। बाकी जॉर्डन कॉक्स ने पहला ही मैच खेला, जेकब बीथल ने भी पहला ही मैच खेला। लिविंगस्टन के आंकड़े वैसे भी बेहतरीन रहेंगे। सैम करन भी ओवरऑल अगर आप देखें यूटिलिटी के बेसिस पर तो बैटिंग और बॉलिंग में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी डैन मॉजली, जेमी ओवरटन ने चले नहीं। इसके अलावा आदिल रशीद के आंकड़े जबरदस्त हैं, 12 मैच में 21 विकेटों के साथ। जोफ्रा आर्चर के 2 मैच में 3 विकेट है, बाकी पिछले मैच में विकेट मिला नहीं। लेकिन बता दूं बॉलिंग इन्होंने बड़ी अच्छी की थी। बाकी रीस टोपली खेले नहीं है, ये सब खेले, लेकिन रेहान अहमद के भी 3 मैच में 5 विकेटें हैं। तो अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये चीज तो क्लैरिटी आपको मिल ही रही है कि एक्सपीरियंस की कमी साफ साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन उसमें से भी कुछ परफॉर्मर्स तो निकल करके आए हैं। और इस मैदान पर भी आंकड़े अगर आप देख ले वेन्यू स्टैट्स को, तो यहाँ पर भी 3 मैच में 84 रन है फिलिप साल्ट के। यहाँ पर भी नंबर्स विल जैक्स के काफी बढ़िया है। जेकब बीथल का तो पहला ही मैच था। लिविंगस्टन और सैम करन इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। आदिल रशीद के आंकड़े भी बेहतर हैं। जोफ्रा आर्चर का और जॉन टर्नर का पहला ही मैच था। रेहान अहमद यहाँ पर ऑलरेडी 2 मैच खेल करके 4 विकेट ले चुके हैं। तो जो एक्सपीरियंस की कमी, परफॉर्मेंस में इनकंसिस्टेंसी इंग्लिश खिलाड़ियों की दिखाई पड़ी है, उससे साफ समझ में आता है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। और जो हमने वीकनेसेस भी समझी अगेंस्ट द बॉलर्स, अगेंस्ट द टाइप ऑफ बॉलर्स जो दोनों ही टीमों के बैटर्स की, उससे ये कम से कम क्लियर हो रहा है कि ऐसी बॉलिंग ऑप्शन दोनों टीमों के पास है जो हमारी टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ वेस्ट इंडीज की टीम काफी भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है आज की इस मैच में। हालांकि उसमें टॉस का भी एक रोल रहेगा और उसी के हिसाब से हमको टीम बनानी पड़ेगी। तो वेस्ट इंडीज को अपने पूरे स्क्रिप्ट में एक एडवांटेज देते हुए, उनके प्लेयर्स के फॉर्म को दिमाग में रखते हुए, और साथ ही साथ यहाँ पर इस टीम यानी कि इंग्लैंड की तरफ से भी 4-5 प्लेयर तो लेके जाने ही पड़ेंगे जो यूटिलिटी वाइज प्लेयर इंपॉर्टेंट हैं। जो भी हमारी फाइनल टीम बनेगी वो तो हम टेलीग्राम के चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर ही बना पाएंगे टॉस का अपडेट आ जाने के बाद, ये जान लेने के बाद कि कौन सी पिच यूज हो रही है। तो सारा जो अपडेट होगा, चाहे पिच के रिगार्डिंग हो, टीम के रिगार्डिंग, फाइनल टीम जो बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। फिलहाल चाहिए तो ये टीम बना करके सेव कर लीजिए। और एक ही बात रहेगी, वीडियो पूरा देखिए, शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। ग्रैंड लीग की टीम आप ना बना पाए तो कहिएगा, बहुत ही शानदार टीमें बन पाएंगे। स्मॉल लीग में तो शानदार विनिंग आप कर ही पाएंगे, जैसा कि हम ना सिर्फ क्रिकेट में, कबड्डी में भी करते हैं। उसकी वीडियो तो मैं नहीं बनाता, लेकिन टीमें आपको लगातार टेलीग्राम पर देता रहता हूं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, पूरा जरूर देखिएगा। चलते हैं, नमस्कार।